हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं डॉक्टर पीएल सैनी आप सभी का बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। एक बार और हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत को किस तरह से पढ़ा जाता है वो हम बात कर लेते हैं कि इसके पीछे हम क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो विकास के सिद्धांत दिए गए हैं। विकास के सिद्धांत कितने दिए गए हैं? 10 सिद्धांत विकास के दिए गए हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। इन 10 सिद्धांतों में हम पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने दिया है? यह दिया गया है सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया भाई? सिगमंड फ्रायड ने। इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने इस सिद्धांत के 3 पहलू बताए हैं। कितने पहलू बताए हैं? 3 पहलू बताए हैं। वो 3 पहलू कौन कौन से हैं? पहले पहलू की अगर बात करें, प्रथम पहलू की बात करें तो वो है स्थलाकृतिक, या जिसे हम क्या देते हैं, डायनामिक स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरे पहलू की बात करें तो दूसरा पहलू है गत्यात्मक। अच्छा सॉरी, मैंने क्या बोला? पहला है स्थलाकृतिक जिसे हम कहते हैं टोपोग्राफिकल। दूसरा पहलू है गत्यात्मक जिसे हम कहते हैं डायनेमिक स्ट्रक्चर। और तीसरा है मनोलैंगिक विकास। ठीक है, ये 3 पहलू ही पढ़े हैं। अगर हम बात करें पहले पहलू की, स्थलाकृतिक या जिसे हम कहते हैं टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है। उसके बाद हमने शुरू किया हमारा दूसरा पहलू जिसे कहते हैं गत्यात्मक संरचना या डायनेमिक पहलू। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा भाई? इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तो इसमें हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने व्यक्तित्व के प्रकार। तो सिगमंड फ्रायड ने गत्यात्मक पहलू में या डायनेमिक स्ट्रक्चर में जो व्यक्तित्व है उसके 3 प्रकार बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, जिसके बारे में हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी में और क्या क्या बताया है? इसी में सिगमंड फ्रायड ने बताया है मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति कह दो या मूल प्रवृत्ति कह दो, तो 2 मूल प्रवृत्ति बताई हैं, जिजीविषा और मुमूर्षा। इसके अलावा और क्या बताया है? और इसमें सिगमंड फ्रायड ने बताया है हम क्या दें, शैशव कामुकता, लिबिडो और नार्सिसिज्म। इसके अलावा इलेक्ट्रा और ऑडिपस। तो इन सबको आज हम पढ़ेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे? मूल प्रवृत्ति, ऑडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि, शैशव कामुकता, नार्सिसिज्म और लिबिडो के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। समझिएगा क्लास को ध्यान से। ये लीजिए, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहां से। ठीक है, और इजी क्वेश्चन होता है, बस उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाता है। देखिए क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिगमंड फ्रायड ने जो मूल प्रवृत्ति जो बताई है। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की 2 मूल प्रवृत्ति बताई है। कितनी प्रवृत्ति बताई है? 2 मूल प्रवृत्ति। तो पहला टॉपिक हम यहां लिखते हैं मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्ति है भाई? 2 मूल प्रवृत्ति है। पहली है जिजीविषा, जिजीविषा, और दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो दूसरी बताई गई है मुमूर्षा। मुमूर्षा क्या मतलब है भाई दोनों का? देखिएगा, देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। मूल प्रवृत्ति, जिजीविषा और मुमूर्षा। देखिए, जिजीविषा को ही हम क्या देते हैं? इरोज। ठीक है, या EROS, इरोज। जबकि मुमूर्षा को कहा जाता है थैनाटोस। ये ग्रीक वर्ड है, थैनाटोस। कौन से है भाई? ये कहा जाता है ग्रीक में। ठीक है, ग्रीक। ये वर्ड कौन से हैं? ये हमारी हिंदी में। ठीक है, ये वर्ड भी कौन सा है? हिंदी। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, और मुमूर्षा का मतलब होता है मरने की इच्छा। उसी को ग्रीक में कहा जाता है इरोस, और इसे कहा जाता है थैनाटोस। इसी को और अगर हम इंग्लिश में बोल दें तो इसको कहा जाता है लाइफ इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट, और इसे कहते हैं डेथ इंस्टिंक्ट।
तो ये हमारे नाम हो गए इंग्लिश में, ठीक है। अंग्रेजी में यहाँ पे लिख देता हूँ ये। तो अगर इनमें से कोई से भी वर्ड आ जाए, वो पूछ ले दो मूल प्रवृत्ति कौन सी बताइए या कौन सी नहीं बताइए, तो चाहे वो जिजीविषा मोमोशा लिख के दे दे, हमें समझना चाहिए। अगर वो लिख दे इरोज और थैनेटोज लिख के दे दे तो भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर वो कह दे लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट किसने बताई है या कौन सी बताई है, उनमें ऑप्शन में ये दे दे तो भी हमारे समझ में आना चाहिए। तो ये दो मूल प्रवृत्ति बताएंगे, ठीक है, पहली बात। अब हम बात करते हैं ये है क्या। भाई लाइफ इंस्टिंक्ट कह दो, जिजीविषा कह दो या इरोज कह दो, इसमें व्यक्ति का व्यवहार जो होता है या व्यक्ति की थिंकिंग जो होती है वो पॉजिटिव होती है। व्यक्ति जियो और जीनो दो की के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यक्ति हंसमुख होता है, लाइफ को एंजॉय करता है, ठीक है, और जीना चाहता है, उसमें जीने की ललक होती है। जबकि अगर बात करें यहाँ पे डेथ इंस्टिंक्ट कहें, मुमूशा कहें या थैनेटोस कहें, इसमें व्यक्ति मरने मारने की बातें करता है। व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा करता है, उसे लाइफ में कोई एंजॉय नहीं होता है, वो हमेशा दुखी, हताश, निराश रहता है और उसकी मरने की प्रवृत्ति होती है कि छोड़ो कुछ नहीं, सिर्फ मरना है। तो ऐसी उसकी प्रवृत्ति होती है। तो ये प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति सिगमंड फ्रायड ने बताई है, जिजीविषा और मुमूशा, इरोज और थैनेटोस, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट हम इनको कह सकते हैं। तो इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है इसकी विशेषता। यहाँ पे व्यक्ति क्या होता है भाई, हंसमुख, खुश मिजाज, ठीक है। जबकि यहां पे क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, ठीक है। ये भाई अब नाम नहीं है इनके, है ना, तो आपको समझना होगा ये इनकी विशेषताएं। तो व्यक्ति हताश, निराश तथा दुखी होता है, ठीक है। यहां पे क्या बातें होती हैं, यहां पे जो बातें होती हैं, व्यक्ति क्या होता है भाई, व्यक्ति जियो और जीने दो की बातें करता है। यहां पे क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति मरने मारने की बात करता है, ठीक है। तो यहां पे जियो और जीने दो की बात करता है, जबकि यहां पे मरने मारने की बात करता है, ठीक है। यहां पे व्यक्ति जीना चाहता है। फाइनली अगर मैं एक शब्द में लिखूं तो व्यक्ति जीना चाहता है, व्यक्ति जीने की इच्छा रखता है, जीने की इच्छा रखता है, ठीक है। और यहां पे व्यक्ति क्या होता है, उसकी मरण प्रवृत्ति होती है, ठीक है, या मरने की इच्छा रखता है। तो यहां लिखते हैं व्यक्ति मरण प्रवृत्ति रखता है। तो भाई ये है मूल प्रकृति, किसके अनुसार, सिगमंड फ्रायड के अनुसार। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति की बात करें तो दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति सिगमंड फ्रायड ने बताई है। कितनी बताई है, दो प्रकार की, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं जिजीविषा, मुमूशा। इंग्लिश में बोलते हैं इरोज, थैनेटोस, सॉरी ग्रीक में बोलते हैं इरोज, थैनेटोस, और अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। होता क्या है इनमें, लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं, जिजीविषा कहते हैं या इरोज कहते हैं, इनमें व्यक्ति हंसमुख होता है, खुश मिजाज होता है, ठीक है। व्यक्ति जियो और जीने दो की बातें करता है, व्यक्ति जीने की इच्छा रखता है, ठीक है। तो आसान है, कोई टफ नहीं है। मुमूशा में क्या होता है, व्यक्ति हताश, निराश, दुखी होता है, व्यक्ति मरने मारने की बात करता है, उसे लाइफ में कोई एंजॉयमेंट होता ही नहीं। और तीसरा, व्यक्ति की मरण प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, व्यक्ति की मरण प्रवृत्ति होती है, यह व्यक्ति मरण प्रवृत्ति रखता है। तो ये था व्यक्तित्व की जो मूल प्रवृत्ति है सिगमंड फ्रायड के अनुसार। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इजी है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। मैं रिवाइज करता हूं इसे। चलिए अब हम बात करेंगे मूल प्रवृत्ति की, हमने बात कर ली है।
और भाई देखो, ये जो सिगमंड फ्रायड है और किस किस की बात करते हैं, एक इन्होंने बात की है स्वमोह की। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, दूसरे यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वमोह। स्वमोह, स्वमोह में क्या है भाई, इसे हम बोलते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, सुनिएगा क्या होता है। देखो भाई, स्वमोह या नार्सिसिज्म कह दो, इसमें व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करता है, अपने आप को देखता है, निहारता है और अपनी जो छवि है वो उसे बहुत प्यारी लगती है। और ये प्रवृत्ति सामान्यतया जो छोटे बच्चे हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो सुनिएगा नार्सिसिज्म क्या क्या है या स्वमोह क्या है। स्वमोह की जो प्रवृत्ति होती है, इसमें व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करता है, अपने आप को निहारता है। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, स्वयं। तो लिखते हैं, पहला, इसमें व्यक्ति अपने आप से बहुत प्यार करता है तथा मस्त रहता है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो ये प्रवृत्ति किन में ज्यादा पाई जाती है, ये प्रवृत्ति शैशवावस्था में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें लिख देते हैं, यह प्रवृत्ति, बस इतना ही, यह प्रवृत्ति शैशवावस्था में अधिक पाई जाती। भाई शैशवावस्था आप कीमत कहते हैं ना, शैशवावस्था होती है जन्म के 2 सप्ताह तक भी होती है, तो ऐसा नहीं, हम शैशवावस्था किसको मानते हैं, हम शैशवावस्था मानते हैं 0 से, जो कि जन्म से 6 वर्ष तक। ठीक है, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से यानी 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो यह प्रवृत्ति शैशवावस्था में अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों इसके पीछे कहानी भी है, वो कहानी ये है कि ग्रीक में नार्सिसिज्म का एक राजकुमार था। ठीक है, वो अपने आप से बहुत प्रेम करता था। एक बार वो जंगल में जाता है और एक तालाब में देखता है, तालाब में देखता नहीं, उसे प्यास लगती है और प्यास के लिए वो तालाब के पास जाता है। जैसे ही वो तालाब के पास जाता है तो उसे अपनी शक्ल दिखाई देती है, अपना फेस दिखाई देता है। ठीक है, वो उसको इतना प्यारा लगता है कि वो सिर्फ अपनी फेस को या अपनी शक्ल को ही निहारता रहता है और निहारते निहारते उसकी प्यास में, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कहानी है, कितनी सही है कितनी गलत है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो नार्सिसिज्म नाम का एक राजकुमार अपने आप से बहुत प्रेम करता था। तो आप याद रख सकते हैं, इसमें व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करता है और यह प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है, शैशवावस्था में पाई जाती है। बिल्कुल मस्त रहता है, ये भी ध्यान में रखना है। और यह प्रवृत्ति शैशवावस्था में अधिक पाई जाती है। तो क्लियर नार्सिसिज्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद शैशव कामुकता, या शैशव कामुकता को हम लास्ट में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑडिपस इलेक्ट्रा के बारे में। तो चलिए ऑडिपस इलेक्ट्रा की बात करते हैं। देखिए सुनते जाइए हम, और इंपॉर्टेंट चीजों को आप उतार सकते हैं। तो चलिए तीसरा पॉइंट, या फिर एक ऐसा है कि इलेक्ट्रो ऑडिपस की बात में करें, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, लिबिडो की। लिबिडो की पहले बात कर लेते हैं। लिबिडो क्या होती है? देखिए, लिबिडो से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में, मैं नहीं कहता, कौन कहते हैं, सिगमंड फ्रायड कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में काम वासना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काम वासना। क्योंकि कुछ सुपर ईगो वाले व्यक्ति होते हैं, कुछ साधु होते हैं, कुछ कैसे होते हैं। तो इंडिया में विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में काम वासना पाई जाती है, और उस काम वासना को ही सिगमंड फ्रायड ने क्या नाम दिया है, लिबिडो। आगे सिगमंड फ्रायड कहता है कि इस काम वासना की पूर्ति होना जरूरी है। अगर काम वासना की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, ऐसा सिगमंड फ्रायड कहते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को हम लिखते हैं। पहला पॉइंट, लिबिडो में क्या क्या है भाई?
लिखते हैं व्यक्ति। पहला पॉइंट है व्यक्ति में काम वासना पाई जाती है, काम वासना पाई जाती है। इसी काम वासना को कौन कहते हैं भाई? सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं? लिबिडो या इसी काम वासना को सिगमंड फ्रायड द्वारा लिबिडो कहा गया। ठीक है, सिगमंड फ्रायड द्वारा लिबिडो कहा गया। ठीक है, चलिए आगे दूसरा पॉइंट क्या है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार फ्रायड के अनुसार इस काम वासना की पूर्ति होना जरूरी होता है। ठीक है, जरूरी होता है, अन्यथा इसी में लिख देते हैं अन्यथा व्यक्ति क्या हो जाता है भाई? अन्यथा व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। कुसमायोजित हो जाता। ठीक है, तो ये सिर्फ लिबिडो में आपको इतना याद रखना है, इतने से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। ठीक है, हमारा काम हो जाता है। लिबिडो व्यक्ति में काम वासना पाई जाती है, इसी काम वासना को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? लिबिडो। आगे क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस काम वासना की पूर्ति होना जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति क्या हो जाता है भाई? कुसमायोजित हो जाता है। ठीक है, तो लिबिडो के बारे में आपको इतना याद रखना है, ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो हमने स्वयंभू की बात कर ली है, लिबिडो की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथि की। तो देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। फोर्थ ऑडिपस तथा कौन सी? इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो सुन लीजिए पहले तो वो कहानी सुन लीजिए, किंवदंती सुन लीजिए जो ग्रीक में प्रचलित है। क्या है वो ग्रंथि? क्या है वो कहानी? तो क्या कहानी है भाई? कहानी ये है कि ग्रीक में एक ऑडिपस नाम का राजकुमार था। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता। ठीक है, एक ग्रीक में एक ऑडिपस नाम का राजकुमार था और वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था। तो ये एक कहानी है, वहां पे था, ऐसा था कि वहां पे एक राजकुमार था। ठीक है, बस इतनी ही कहानी है, कहानी कोई विशेष नहीं है। कहानी इसकी है कि ये नाम कैसे पड़े। तो ग्रीक में क्या था? ऑडिपस नाम का राजकुमार था और वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था। इसी तरह से एक ये भी कहा जाता है कि ग्रीक में एक इलेक्ट्रा नाम की राजकुमारी थी और वो अपनी मां से बहुत प्यार करती। ठीक है, ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा नाम तो कहां से आ गए? उन राजकुमार और राजकुमारियों से आ गए। आगे ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या कहती है कि ये कहती है कि लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वे अपनी मां से अधिक प्यार करते हैं। ठीक है, जबकि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और इस इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही लड़कियां अपने पिता से ज्यादा प्यार करती हैं। ठीक है, तो इस चीज को तो हम भी देखते हैं कि घर में अगर मान लो बच्चे हैं तो बच्चों में जो फीमेल बच्चे हैं, ठीक है, लड़कियां जो हैं वो अपने पिता की ज्यादा चहेती होती हैं, पिता से ज्यादा प्यार करती हैं, जबकि लड़के अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, ये अपनी माँ के ज्यादा लाडले होते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑडिपस इलेक्ट्रा की, तो ये ऑडिपस इलेक्ट्रा कहाँ से आए हैं? ये
आए हैं इन कहानियों से कि ग्रीक में ओडिपस नाम का एक राजकुमार था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। और इलेक्ट्रा की बात करें तो इलेक्ट्रा कहाँ से आया है? इलेक्ट्रा भी इसी कहानी से आया है कि ग्रीक में इलेक्ट्रा नाम की एक राजकुमारी थी और वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। तो सुनिए क्या है इनके अनुसार, ओडिपस इलेक्ट्रा के अनुसार इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस हम सिद्धांत लिख देते हैं इसको, इस सिद्धांत के अनुसार लड़कों में ऑडिपस, कौन सी ग्रंथि भाई? ऑडिपस ग्रंथि, ये भाई काल्पनिक ग्रंथि है भाई। ऑडिपस नाम की वैसे बॉडी में कोई ग्रंथि नहीं होती है, आप देखो कि ऐसी कोई ग्रंथि हो, ठीक है। तो ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण लड़के अपनी मां से अधिक प्यार करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें? इसी में लिख देता हूं, तथा लड़कियों में लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है भाई? इलेक्ट्रा ग्रंथि। तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, जिससे वे किससे प्यार करती है भाई? वे अपने पिता से अधिक प्यार करती है, जिससे वे अपने पिता से अधिक प्यार करती है। ये लो भाई, खत्म हो गया ऑडिपस। इतना ही है ऑडिपस और इलेक्ट्रा। तो ऑडिपस और इलेक्ट्रा की कहानी की अगर बात करें तो हमको याद रखना है ऑडिपस और इलेक्ट्रा नाम कहां से आए, ठीक है। वो ऐसा याद नहीं रखना, सिर्फ ऑडिपस और इलेक्ट्रा नाम को माइंड में रखना है, सीखना है, ठीक है। तो ऑडिपस इलेक्ट्रा क्या होता है? लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिससे वो अपनी मां से ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिससे वे अपनी पिता से अधिक प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑडिपस और इलेक्ट्रा। अब हमारा रह गया लास्ट पॉइंट, शैशव कामुकता। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं, शैशव कामुकता की। मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये देखिए भाई शैशव कामुकता क्या है। शैशव कामुकता, तो सुन लीजिए पहले शैशव कामुकता क्या होती है। देखिए भाई शैशव कामुकता की अगर बात करें तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बच्चों में भी शैशव कामुकता पाई जाती है। जो शिशु होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, कम उम्र के, उनमें भी शैशव कामुकता पाई जाती है। तो सिगमंड फ्रायड के ये कहने से, ठीक है, उनके जो फॉलोवर हैं या उनके जो स्टूडेंट हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मन में सोचा कि जो भी हैं उनके गुरु जी हैं या शिक्षक हैं कि वो शैशव कामुकता पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो उनके इस बात से नाराज हो जाते हैं और नाराज इतने होते हैं कि वे इस विचारधारा से खुद को अलग कर लेते हैं और अपने खुद के नए सिद्धांत देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सिद्धांत देते हैं, कौन कौन से शिष्य होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। शैशव कामुकता के बारे में जो सिगमंड फ्रायड है दोबारा से अपना एक मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिसका हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखो यहाँ पे शैशव कामुकता के बारे में सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं, ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बच्चों में शैशव कामुकता पाई जाती है, पहली बात है।
जैसे सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं और इस पर ज्यादा जोर देते हैं, उनके शिष्य उनसे नाराज हो जाते हैं। शिष्य कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एडलर और एक होता है जुंग कह दो या युंग कह दो। ये इतने नाराज हो जाते हैं कि ये अपना अलग से सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। जो एडलर है वो व्यक्तिवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है और जो जुंग है वो विश्लेषणवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो इस बात से खफा और कौन हो जाते हैं? गुरुजी भी खफा हो जाते हैं। गुरुजी कौन है? सिगमंड फ्राइड। वो भी खफा हो जाते हैं कि ऐसा कैसे वो कह सकते हैं। तो वो भी अपना एक और प्रबल सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, वो उसमें यही बताते हैं कि जो कामुकता है वो कब से शुरू हो जाती है, कौन सी स्टेज में क्या रहती है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो इसी के कारण शैशव कामुकता शब्द के कारण से 3 नए और सिद्धांत आते हैं। तो देखिए शैशव कामुकता की अगर बात करें तो सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार बच्चों में शैशव कामुकता पाई जाती है, या मैं कहूं शिशुओं में। शिशुओं में शैशव कामुकता पाई जाती है। ठीक है, आगे क्या होता है भाई? शैशव कामुकता पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण, लिखता हूं, शैशव कामुकता पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण उनके शिष्य, किसके शिष्य? सिगमंड फ्राइड के शिष्य, उनके शिष्य, सिगमंड फ्राइड लिख देते हैं, कारण सिगमंड फ्राइड के शिष्य, कौन कौन से शिष्य थे भाई? एक तो है एडलर और दूसरा एडलर तथा जुंग। इसको जुंग भी बोलते हैं और युंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जुंग भी बोला जाता है और युंग भी बोला जाता है। तो उनके शिष्य, सिगमंड फ्राइड के शिष्य एडलर तथा जुंग अपने अलग सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं तथा उनकी इस विचारधारा दिखाई दे रहा भाई? उनकी इस विचारधारा से स्वयं को अलग कर लेते हैं। करेक्ट, इतना सा पढ़ना है आपको। तो देखिए क्या है कहानी। शैशव कामुकता की जब सिगमंड फ्राइड बात करते हैं तो उनके शिष्य एडलर और जुंग उनसे नाराज हो जाते हैं और अपने अलग सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। वो कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं देखिएगा। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे ही अलग होते हैं, ठीक है, यहां से पृथक होते हैं, तो पृथक कौन कौन क्या हो गया? पृथक हो गए, एक तो यहां पे ये तो रह गए फ्राइड, ठीक है, सिगमंड, ये तो सिगमंड रह गए, सिगमंड फ्राइड, और 2 शिष्य कौन कौन से अलग हो गए? युंग और दूसरा एडलर। अब ये अपने अपने सिद्धांत, यानी मैं कहूं शैशव कामुकता, जैसे ही शैशव कामुकता की बात करी, ये शिष्य इनसे अलग हो गए, ये दोनों शिष्य थे, ठीक है, ये शिक्षक थे, दोनों अलग हो गए और ये अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और उनके परिणाम स्वरूप ये भी अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। तो देखिएगा, एडलर देते हैं व्यक्तिवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यक्तिवादी सिद्धांत। ये आप इसी के साथ याद कर सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं। जुंग देते हैं विश्लेषणवादी सिद्धांत। यहां पे लिख देता हूं, विश्लेषणवादी सिद्धांत। और अपनी बात को प्रबल रूप से कहने के लिए फ्राइड भी क्या करते हैं? अपना सिद्धांत देते हैं और वो सिद्धांत इनका कहलाता है मनोलैंगिक सिद्धांत। तो भाई ये कहानी है इस शैशव कामुकता।
इस शैशव कामुकता ने तो इनके जो ग्रुप था, ठीक है, सिगमंड फ्रायड का जो ग्रुप था उसी में आग लगा दी। कैसे आग लगा दी? जैसे शैशव कामुकता की बात की किसने? सिगमंड फ्रायड ने। ये दोनों शिष्य अलग हो गए, ठीक है। इन्होंने अपना सिद्धांत विशेषणवादी सिद्धांत दिया, युंग ने और एडलर ने दिया व्यक्तिवादी सिद्धांत। और अपनी बात को प्रबल रूप से कहने के लिए सिगमंड फ्रायड ने भी क्या किया? दे दिया अपना मनोलैंगिक सिद्धांत। तो ये था शैशव कामुकता। सुन लीजिएगा एक बार फटाफट शैशव कामुकता के बारे में, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो शैशव कामुकता की बात करें तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार शिशु में शैशव कामुकता पाई जाती है, ठीक है। ये सिगमंड फ्रायड ने कहा और शैशव कामुकता पर अत्यधिक बल दिया। बल देने से क्या हुआ? उनके शिष्य एडलर और जुंग उनसे नाराज हो गए और उन्होंने सिगमंड फ्रायड की विचारधारा से अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है। अलग कर लिया तो अलग करने के बाद उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। एडलर ने दिया व्यक्तिवादी सिद्धांत, जुंग ने दिया विश्लेषणवादी सिद्धांत, ठीक है। इन दोनों ने सिद्धांत दिया तो सिगमंड फ्रायड जो गुरु थे, गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु ने भी अपना प्रबल सिद्धांत जिसमें उन्होंने कामुकता की बात करी या मनोलैंगिक विकास के बारे में बात की, तो उन्होंने अपना सिद्धांत निकाल दिया मनोलैंगिक सिद्धांत, या कहते हैं हम मनोलैंगिक विकास, ठीक। तो मनोलैंगिक विकास के रूप में इसे पढ़ेंगे, सिद्धांत कहने तो भी कोई गलत नहीं है, तो मनोलैंगिक विकास। तो ये थी कहानी सिगमंड फ्रायड के किसकी? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे मनोलैंगिक विकास, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और साथ ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।